अस्सलाम वालेकुम जनाब। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीक में दाखिल हो चुके हैं रिगार्डिंग दिस क्रैश कोर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया कि आप लोग इस वक्त भी I2B तैयार कर रहे हैं, इतनी ठंड के अंदर भी। इट इज़ सो मच इम्प्रेसिव। और आपको पता है कि आपका पेपर करीब है, तो चूँकि पेपर बहुत पास है तो अब आपने तैयारी भी डबल कर लेनी है, ठीक है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। शुरू करते हैं 6th चैप्टर ओवरऑल, और करंटली वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 5। अभी तक कवर क्या क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने जनाब चैप्टर 2 कवर कर लिया, चैप्टर 2 के बाद चैप्टर 3 कवर कर लिया, 3 के बाद चैप्टर 1 कवर कर लिया, 1 के बाद चैप्टर 10 कवर कर लिया, और संडे वाले दिन हम लोगों ने चैप्टर 4 भी कवर कर लिया था। और संडे को जितनी आप लोगों ने वज़ीराई की, मतलब चैप्टर भी इम्पोर्टेंट था और आप लोगों ने टाइम निकाला, क्लासेस में आए, हमें इवन रूम भी चेंज करना पड़ गया, मगर हम लोगों ने संडे वाले दिन बैठ के चैप्टर नंबर 4 को तसल्ली से रिकॉर्ड किया। सर ये कवर हो चुका है, क्या मतलब? अगर हम देखें तो टेक्निकली आपकी 2 ग्रेड्स हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। याद होगा चैप्टर 4 आपकी एक स्पेशल ग्रेड थी, और उसके बाद 1, 2 और 10 ये आपकी ग्रेड ए में कवर होता था। चैप्टर 3 इस ग्रेड बी। तो 4 एक ग्रेड है, 1 to 10 एक ग्रेड है। ग्रेड बी में से 3 कवर कर चुके हैं, और आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 5 के ऊपर, दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। दैट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी की कुछ बातें करेंगे, आईएस की कुछ बातें करेंगे। तो बेसिकली चैप्टर 5 2 एरियाज के ऊपर हमें नजर आएगा, आईटी, आईएस। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईएस इज ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन सिस्टम। एंड कैसे आईटी का इसके साथ ताल्लुक है, वास्ता है, कैसे आईटी आईएस पे डिपेंड करती है और आईएस आईटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, सिस्टम नहीं, सिस्टम्स, मगर इसको समझने के लिए हमें कहानी स्टार्ट करनी पड़ेगी बहुत पीछे से, इतना पीछे से कि आपको बचपन के दिन याद आ जाएंगे, इतना पीछे से कि आपको इवन वो बातें भी याद करनी पड़ेंगी जो कि आपने शायद अपनी लाइफ में कभी देखी ना हो। मतलब शायद आपको ना पता हो कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स क्या होते थे, आपको ना पता हो कि फ्लॉपी डिस्क किसे कहते हैं। ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं। आजकल तो गूगल ड्राइव है ना, जो हवा में डाटा को स्टोर करती है, मगर उस ज़माने में फ्लॉपीज़ हुआ करती थी। 12 MB की फ्लॉपी बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। खैर, बचपन की बहुत सारी बातें हैं। ये बातें आप लोगों ने शायद क्लास 6 में पढ़ना शुरू की होंगी या क्लास 5 में पढ़ना शुरू की होंगी। किताब आपको बहुत पीछे लेके जाएगी और फिर बहुत एडवांस बातें भी बताएगी। कंप्यूटर सिस्टम्स, भाई एक कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है प्यारे बच्चों? आपसे पूछते हैं, प्यारे बच्चों कंप्यूटर क्या है? सर मैं बताऊं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को आपसे रिसीव करती है, डाटा को प्रोसेस करती है, और प्रोसेस करने के बाद डाटा को डिलीवर करती है। हुर्रे! ये बहुत ही बच्चों वाली नाजुक डेफिनेशन कि भाई कंप्यूटर क्या है। सर सिंपल, एक ऐसी डिवाइस जो कि डाटा इनपुट करती है, इनपुट करने के बाद डाटा को प्रोसेस करती है, प्रोसेस करने के बाद उसी डाटा को आउटपुट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर। अब आपके जहन में कंप्यूटर की एक इमेज है कि एक स्क्रीन होगी, एक कीबोर्ड होगा, एक माउस होगा, स्पीकर लगे होंगे, एक चेयर पड़ी होगी, डेस्क लगा होगा।
सर वही चीज़ कंप्यूटर नहीं होती। हर वो डिवाइस आपके हाथ में जो मोबाइल है वो भी कंप्यूटर है। ये कैमरा जो कि इस वक्त डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है ये भी कंप्यूटर है। ये एलईडी जहाँ पे सिस्टम प्ले हो रहा है, आप तक इंफॉर्मेशन पहुँच रही है, ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो कि यही काम कर रही है, आप तक डाटा रिले करवा रही है इंटरनल प्रोसेसिंग के बाद। हर वो चीज़ जो कि किसी इनपुट को कन्वर्ट करती है आउटपुट में, वो क्या कहलाती है? कंप्यूटर। मगर कन्वर्जन के लिए उसको क्या करना पड़ता है? पहले उसकी अच्छी सी प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट यूजेस द इंफॉर्मेशन, उसको प्रोसेस करती है और प्रोसेस करने के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन या यूजफुल आउटपुट के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है। सर एग्जांपल्स क्या हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट्स, हैंडहेल्ड डिवाइसेस, स्मार्टफोन्स, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप आपको पता है, नोटबुक ये आजकल कॉमन होता जा रहा है, टैबलेट पहले कॉमन हुआ करता था, स्मार्टफोन्स की एक ज़रा बड़ी किस्म, हैंडहेल्ड कंप्यूटर है जो आपके हाथ में एंड्रॉयड और आईफोन की डिवाइसेस होती हैं, स्मार्टफोन्स यू ऑलरेडी नो, सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम बेसिकली ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि बहुत बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेट करते हैं, जस्ट लाइक नादरा में ये पाए जाते हैं, डेटाबेसेस को मेंटेन करने के लिए लोग इस्तेमाल होते हैं। तो ये बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं जो कि कंपनीज अपने पास रखती है ताकि बल्क में डाटा को स्टोर किया जा सके और उसको जल्दी कन्वर्ट करके आउटपुट फॉर्म में लेकर आया जाए। आगे मजीद कुछ बच्चों वाली बातें, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं ये आपको पता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, ये बातें बताने वाली ऐसे हैं नहीं। ट्रैक बॉल, टच पैड, जॉयस्टिक, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, टच सेंसिटिव स्क्रीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर, माइक्रोफोन, वॉइस डाटा एंट्री। मैं कीबोर्ड क्या है जिससे आप टाइप करते हैं, माउस क्या है जिससे आप कर्सर को मूव करते हैं। इसी तरह लैपटॉप्स में क्या होता है, माउस नहीं होता, ट्रैक बॉल या टच पैड होता है, जॉयस्टिक जिससे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, स्कैनर यू ऑलरेडी नो, डिजिटल कैमरा जो आपसे इंफॉर्मेशन लेता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स कन्वर्ट करता है, टच सेंसिटिव स्क्रीन आपके एंड्रॉयड फोन्स की जो स्क्रीन्स होती हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि आपसे प्रिंटेड फॉर्म में पेपर पकड़ती है और चेक करती है कि आपने निशान कहाँ पे लगाए हुए हैं, फिर उसके मुताबिक उन निशानों को मार्क करती है। ये जो आपके MCQ बेस्ड पेपर होते हैं ICAP के अंदर जिनको मशीनें चेक करती हैं, दिस इज थ्रू OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। माइक्रोफोन, वॉइस डाटा एंट्री, अब आपको पता है कि आप आजकल हेलो गूगल बोल के चीज़ों को बता सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी बातें, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल इनपुट डिवाइसेस। फिर इसमें बार कोड भी आता है, QR कोड भी आता है, आजकल आप इससे भी वाकिफ़ हैं। तो ये सारी बातें पढ़ने वाली हैं, एक दफ़ा जब पढ़ ली समझ आ गई तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको आसानी से कवर कर सकते हैं। देन वी हैव आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, स्क्रीन। अब पहले CRT होती थी, फिर LCD आई, फिर LED आई, अब आजकल एमोलेड और सुपर एमोलेड चल रहा है। देन प्रिंटर्स यू ऑलरेडी नो, स्पीकर, हैंडसेट, प्रोजेक्टर फॉर क्लास रीडिंग पर्पस। देन वी हैव सम स्टोरेज डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज जिसको हम इस सिस्टम की इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। एक होती है प्राइमरी स्टोरेज और एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज। आइए देखते हैं सर प्राइमरी क्या है। प्राइमरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU होती है, ये वॉलेटाइल नेचर की होती है और इसके अंदर जो मेन एग्जांपल्स हैं दैट इज रैम, रोम या CPU की अपनी जो कैशे मेमोरी होती है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज या इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU नहीं होती है, आप इसको इस्तेमाल तो करते हैं मगर ये प्राइमरी से ज़्यादा होती है, बड़ी होती है। लार्जेस्ट सेकेंडरी मेमोरी जो है स्टोरेज लोकेशन इज द हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव होती है। फिर टर्शरी स्टोरेज, ऐसी स्टोरेज जो कि आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, ऐसी स्टोरेज जो कि आप एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं सिस्टम के साथ, दैट इज कॉल्ड टर्शरी स्टोरेज। फ्लैश मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD, USB आसानी के लिए। देन आजकल के दौर में तो गूगल ड्राइव,
तो ये कहाँ पे सेव होती है? ऑफलाइन स्टोरेज, यानी कि ये उस वक्त अटैच होगी जिस टाइम पे इंटरनेट आपके पास होगा। अगर नेट नहीं है तो आप इसके साथ कोई काम नहीं कर सकते, ऑल्दो इसको एक्सेस कर सकते हैं मगर इसके ऊपर डाटा अपलोड नहीं कर सकते। अपलोड उसी वक्त करेंगे या डाउनलोड उसी वक्त करेंगे जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड हों। तो ऑफलाइन क्या है? डाटा जो है वो स्टोर नहीं होता अंडर सम फिजिकल थिंग, ये ऑफलाइन होती है, ये ऑनलाइन होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर होती है, ये आपकी ओवरऑल स्पेस बढ़ा देगी। एग्जाम्पल्स आपको मैंने बता दी हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि किताब डिस्कस करती है इन द वेरी बिगनिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाली चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऑल्दो इफ़ यू आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि भाई इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस क्या है, हाँ इन तीनों में से ये थोड़ा सा टेक्निकल सा एक एरिया बन सकता है अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मसला आएगा इन डिटर्मिनिंग कि भाई डिवाइसेस इनपुट वाली कौन सी हैं और आउटपुट वाली कौन सी हैं। देन वी हैव कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है? हर वो चीज़ जो कि मिलके एक कंप्यूटर बनाती है। नॉर्मली क्या होता है? स्क्रीन, कीबोर्ड, फ्लॉपी, सीडी ड्राइव, मेमोरी कार्ड, माउस, चिपसेट्स, डिस्क ड्राइव्स, ये सब चीज़ें क्या हैं जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं? दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑल दोज डिवाइसेस दैट मेक अप द कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर डिवाइसेस। सर ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं थ्रू वायर्स और आप इनको फिजिकली टच कर सकते हैं। देन बन गया कंप्यूटर। अब जब कंप्यूटर बन जाता है तो नॉर्मली क्या होता है? हम इसका नेटवर्क बनाते हैं। नॉर्मली हम इसका नेटवर्क बनाते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। आप लोगों ने टर्म सुनी होगी नेटवर्किंग, आप लोगों ने टर्म एक सुनी होगी कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेटवर्क क्या होता है? एक से ज़्यादा कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट हो जाएं, जैसे कि एक ही है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये है मेन सर्वर, और यहाँ से सारे सिस्टम्स क्या हैं? आपस में इंटरलिंक हुए हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग, यानी कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में मिलजुल के काम करते हैं। पढ़ लेते हैं। A computer network consists of two or more computing devices that are connected in order to share the components of the network. बेसिकली करते क्या है? एक ही रिसोर्स को, ये सिंगल रिसोर्स है। लेट्स से हम कहते हैं कि कंपनी में सिंगल वाईफाई लगा है और सारे कंप्यूटर्स अपना अपना अलग वाईफाई लेकर नहीं बैठे, सारे एक ही के साथ कनेक्टेड हैं, जैम्ड हैं, जुड़े हुए हैं, और वो उसी रिसोर्स को सारे मिल बांट के इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। आपस में मिलजुल के काम करना, रिसोर्सेज का एक अच्छा इस्तेमाल करना ताकि कोई रिसोर्स खाली ना जाए, ज़ाया ना हो जाए। ये क्या करते हैं? बेसिकली ये आपको फैसिलिटेट करते हैं। अब जब सारे एक ही नेटवर्क से जुड़े होंगे, एक ही वाईफाई के साथ अटैच्ड होंगे, तो डेफिनेटली ईमेल्स की ट्रांसफरिंग जल्दी होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेजिंग ज़रा स्पीडली हो रहा होगा। क्यों? सारा लोड एक ही सर्वर के ऊपर है, एक ही वाईफाई के ऊपर है, तो वहाँ से कनेक्टिविटी ज़रा स्मूथ हो रही होती है। प्लस जब उसके ऊपर कोई और डिवाइस सिंक नहीं है इन चार के अलावा, तो यू कैन ऑल्सो इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। आप सेफ्टी और सिक्योरिटी भी स्टोर कर सकते हैं। फाइल शेयरिंग जल्दी है। अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर्स और ओपी ऑन रिमोट सिस्टम्स। क्या होता है कि एक कॉमन फोल्डर बना होता है और हर एक सिस्टम के पास उस कॉमन फोल्डर की एक्सेस होती है। तो अगर किसी ने कोई चीज़ को, सॉफ्टवेयर को डाटा शेयर करना है, तो रादर देन कि वो पकड़ के ईमेल करे या व्हाट्सएप करे, वो उस फोल्डर में डाल देता है और दूसरा बंदा उसी फोल्डर में जाके वो चीज़ वहाँ से निकाल लेता है। दिस इज कॉल्ड आ कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें एक ही नेटवर्क से, एक ही रिसोर्स से डिफरेंट मल्टीपल कंप्यूटर्स के आपस में जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट ये बात करता है सिस्टम की, सिस्टम आर्किटेक्चर, यानी कि ये नेटवर्क्स के ऊपर अब मजीद बात करेगा। सर कुछ नेटवर्क्स होते हैं सेंट्रलाइज्ड, यानी कि सारा का सारा डाटा एक ही जगह पे प्रोसेस होता है, एक सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर के ऊपर सारा डाटा मर्ज हो रहा होता है। क्या मतलब है? आपको पता है कंपनीज के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है सेल्स, एक डिपार्टमेंट है परचेज, एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, फिर एक डिपार्टमेंट है एचआर, एक डिपार्टमेंट है मेरे पास प्रोडक्शन, एक डिपार्टमेंट है मेरे पास एक्सेलेंस एंड सिक्योरिटी। अब बेसिकली क्या है, सेल्स ने पूरे दिन में अपनी सेल्स की 100 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की, ये डाटा इसके सिस्टम में आ रहा होगा। परचेज ने पूरे दिन में 50 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की हैं, ये डाटा इसके पास सेव हो रहा होगा। मार्केटिंग ने 20 ट्रांजैक्शंस पास की हैं, एचआर ने 10 की हैं, प्रोडक्शन ने 250 की हैं और इन्होंने 2 की हैं। सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड सर्वर भी एक चीज है जो कि इनके इंडिविजुअल सिस्टम का डाटा अपने अंदर साथ साथ स्टोर कर रहा है। ये डाटा इनके सिस्टम में तो आ ही रहा है, मगर साथ ही एक सेंट्रल स्ट्रक्चर ऐसा पड़ा है जो कि तमाम तर प्रोसेसिंग को अपने अंदर भी सेव कर रहा है और साथ साथ क्रॉस लिंकिंग मेंटेन कर रहा है कि किस डिपार्टमेंट के किस बंदे ने किस टाइम पे कौन सी एंट्री पास की है, कौन सा वाउचर पास किया है, कौन सा वाउचर क्रिएट किया है, किस वाउचर को एडिट किया गया है, किस वाउचर को कैंसिल किया गया है। दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। एक मेन फ्रेम के ऊपर, एक मेन सर्वर के ऊपर तमाम तर चीज़ों को साइमल्टेनियसली रिकॉर्ड किया जा रहा है थ्रू देयर ओन सिस्टम्स। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। फिर कुछ कंपनियां इतना बड़ा सिस्टम अफोर्ड नहीं कर पाती हैं तो वो चले जाती हैं टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइज्ड। वहाँ पे क्या होता है कि डाटा सिर्फ उनके अपने सिस्टम्स तक रहेगा और ये मौजूद नहीं होता, ये मौजूद नहीं है। देन मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस अ कंप्यूटर सिस्टम। फिर कभी कभी इस डिपार्टमेंट में अब एक बंदा तो नहीं होगा, 10 बंदे काम कर रहे हैं, मगर सिस्टम क्या है, एक है। आपने सुना होगा यूजर अकाउंट। आप अपने लैपटॉप्स के ऊपर, सिस्टम्स के ऊपर, इवन एंड्रॉयड के ऊपर भी मल्टीपल यूजर्स अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि जिस यूजर ने वो चीज़ इस्तेमाल करनी है उसको सिर्फ अपने मतलब की ही चीज़ें मिलें। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप मल्टी यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउ करते हैं कि भाई मल्टीपल यूजर्स आए और आपके एक ही सिस्टम पे उसको एक्सेस करें। ये कब होगा, जब कंपनी के पास रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड से। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मैनेजेस अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स देन शो देम ऑन अ सिंगल कंप्यूटर। तो बेसिकली ये क्या है, ये तमाम चीज़ों को अपने पास डिस्ट्रीब्यूट करवा के लेके आ रहा है, मैनेज कर रहा है तमाम ग्रुप को और एक सिंगल सिस्टम के ऊपर उसको स्टोर करके बैठा है। टिपिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस इंक्लूड स्टार नेटवर्क। अब इसमें कुछ स्टार की फॉर्म में होते हैं, ये एक स्टार बन गया। रिंग नेटवर्क, इस तरह रिंग बन गई। फिर बस नेटवर्क, तो ट्री नेटवर्क। इस तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग। वही बात एक और वे में करेंगे। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, a server is a machine that is dedicated to providing a particular function or service requested by a client। इस केस में जो इंडिविजुअल सिस्टम्स हर डिपार्टमेंट के पास मौजूद हैं इनको हम कहते हैं क्लाइंट्स। और जो ये मेन फ्रेम पड़ा है, दिस इज कॉल्ड आवर सर्वर, दिस इज कॉल्ड आवर सर्वर। सर्वर
टॉप एंड के भी होते हैं और लो एंड के भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी साइज, कंपनी की एंट्रीज, कितने यूजर्स हैं, कितना वो अफोर्ड कर सकते हैं, कितना उनको पावरफुल बैकअप चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वर्स मौजूद होते हैं, लाइक फाइल सर्वर्स और नेटवर्क सर्वर्स। फाइल सर्वर्स क्या हैं? दे आर यूज्ड टू मैनेज शेयर्ड डाटा फाइल्स दैट आर एक्सेसिबल टू यूजर्स ऑफ द नेटवर्क। अब ये सर्वर क्या करेगा? हर क्लाइंट को एक सिंगल फोल्डर के साथ जोड़ देगा और आप उस फोल्डर में डाटा डालें और अगला बंदा वहां से डाटा उठा लेगा। आप कोई भी फाइल शेयर कर सकते हैं। नेटवर्क सर्वर्स क्या करते हैं कि तमाम तर सिस्टम्स को एक इंटरनेट से जोड़ दिया, जिस तरह पहले बात कर रहे थे। तो सर्वर्स बेसिकली दो तरह के हैं, एक फाइल सर्वर और एक नेटवर्क सर्वर। डन। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कवर किया? अभी तक हम लोगों ने क्या बात की? हमने पढ़ा व्हाट इज अ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद देखा व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद देखा आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, हार्डवेयर क्या है, नेटवर्क्स क्या हैं, सिस्टम आर्किटेक्चर क्या है, कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, क्लाइंट सर्वर। ये बातें हम लोगों ने कवर की हैं अभी तक। जनाब, कमिंग बैक इन लाइफ, थोड़ी बात कर लेते हैं मज़ीद कुछ आईटी की बातों को और देखते हैं कि क्या पेंडिंग है हमारे पास। नेक्स्ट इज लैन, वैन और मैन। तीन लफ्ज़, जिस तरह कहते हैं ना तीन औरतें तीन कहानियाँ, इस तरह इन तीन लफ्ज़ों की भी तीन कहानियाँ। एक है लैन, LAN, LAN। फिर एक है मैन, MAN। और फिर वैन, वैन V वाला वैन नहीं, W वाला वैन। सर लैन क्या है और इसकी क्या मतलब है? लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आपने अपने सिस्टम्स को वाईफाई पे कनेक्ट नहीं करना, आपको लगता है कि यार वाईफाई पे कनेक्ट करूंगा तो स्पीड थोड़ी सी कम हो जाएगी इंटरनेट की, डिस्ट्रप्शंस कॉज हो सकती हैं, और आप कहते हैं सर हमने डिस्ट्रप्शन लेस चलना है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सिस्टम्स के साथ एक एक्सटर्नल वायर कनेक्ट होती है जो कि आमतौर पर कहा जाता है लैन केबल। वो क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि आप वाईफाई पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट वही है, सर्विस प्रोवाइडर वही है, मगर वाईफाई के अंदर होने वाले डिस्ट्रप्शन से आप बच जाते हैं और लैन आपको एक स्मूथ इंटरनेट देता है, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होती है, कनेक्टिविटी एज कंपेयर टू वाईफाई बढ़ जाती है। क्यों? डेडिकेटेड नेट थ्रू वायर्स आपके सिस्टम तक पहुंचता है, हवा में नहीं होता। लैन केबल को आप टच कर सकते हैं। तो अब जितने भी ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, घरों में भी लोग लैन के साथ अपने इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं ताकि वो स्ट्रीमिंग अच्छे से कर सकें। लैन इज बेसिकली इनसाइड वन बिल्डिंग। वो बिल्डिंग कोई भी हो सकती है, स्कूल की बिल्डिंग, ऑफिस की बिल्डिंग, कुछ भी। और अगर एक कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो अपनी ब्रांच के अंदर तो लैन लगा होगा, अपनी ब्रांच के अंदर तो लैन लगा होगा, बट अगर मुझे इन सारी बिल्डिंग्स को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए मुझे मैन बिछाना पड़ेगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये लैन से बड़ा है मगर वैन से छोटा है। ज्योग्राफिकल एरिया लार्जर देन लैन बट स्मॉलर देन मैन, और ये इंटरकनेक्ट करता है डिफरेंट लैंड्स को। अगर ये SBI की एक ब्रांच है, लेट्स से मैं कहता हूं कि SBI का मेन कैंपस है, इस मेन कैंपस के अंदर
लैन की तारें बिछी हुई हैं, और यहाँ से बाहर आएंगे, ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे मुड़ेंगे, फिर ऐसे मुड़ के ऐसे ऐसे आके आपको एक और कैंपस मिलता है एसबीआई का। ये दूसरा कैंपस है, फीमेल डोमिनेटेड कैंपस, एफडीसी या जीडीसी। अब इसके अंदर भी इंटरनली लैन चल रहा है। अब अगर मुझे इन दोनों कैंपसेस को आपस में जोड़ना है, आपस में कनेक्ट करना है, तो मुझे इनके दरमियान एक मैन खड़ा करना पड़ेगा, एक आदमी खड़ा करना पड़ेगा जो कि एक का नेट पकड़ के दूसरे तक पहुंचा रहा होगा, मैन। अ नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स यूजर्स विद कंप्यूटर ज्योग्राफिकली ओवर द एरिया, स्प्रेड होते हैं और लैन को आपस में जोड़ते हैं। बेसिकली इसका लैन जुड़ेगा, इसका लैन और इसका लैन आपस में जुड़ के क्या बना देगा, एक मैन। एथरनेट स्विचिंग भी कहते हैं इसको। आप सुनते हैं रेडियो स्टेशंस के ऊपर एफएम डिफरेंट चैनल्स का चल रहा होता है, वो भी आपस में थ्रू मैन ही काम कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो वाइड एरिया को टारगेट करके चलते हैं। इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास एक आता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, WAN। सर अगर आपने ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, अब ये तो मैंने बात की विद इन लाहौर की, लेट्स से एसबीआई इस्लामाबाद में एक कैंपस खोल ले, इस्लामाबाद रावलपिंडी कैंपस, और ये 3 कैंपस अगर आपस में जुड़ना चाहें तो ये जुड़ेंगे थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क दैट कवर्स अ ब्रॉड एरिया, कम्युनिकेट करता है अक्रॉस रीजन। वो था ज्योग्राफिकल रीजन, ये है ओवरऑल रीजन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस नेशनल बाउंड्रीज। लाहौर से इस्लामाबाद या पाकिस्तान से किसी और मुल्क में। इट कनेक्ट्स डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क सच एज लैन और मैन, और आपको एक प्लेस के ऊपर कम्युनिकेट करवा देता है। डिफरेंसेस क्या है बिटवीन लैन और वैन? लैन इट कवर्स अ स्मॉल एरिया एंड वैन कवर्स अ ब्रॉडर एरिया। लैन में स्पीड क्या होती है ट्रांसफर की? हाई। वैन में स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? इसने कवर बहुत सारा एरिया करना होता है। टिपिकली ओन्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, मगर यहाँ पे मल्टीपल को कनेक्ट कर रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ओनरशिप होती है। इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, आपस में जब जुड़ जाएगा तो वो एक काउंट होगा। लैन सेटअप कॉस्ट कम है, मगर यहाँ पे सेटअप कॉस्ट क्या है? हाई है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है, एक्सपेंसिव है। यहाँ पे ट्रांसमिशन एरर्स नहीं होते हैं लैन में, मगर वैन में देयर आर ट्रांसमिशन एरर्स ऑल्सो। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहां तक किताब ने हमें आईटी के बारे में जो बातें बताई हैं वो हम लोगों ने कवर कर ली हैं। अब इस आईटी को हमने आगे जोड़ना है विद इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईटी, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन टू स्टोर, रिट्रीव, ट्रांसमिट एंड मैनिपुलेट डाटा और इंफॉर्मेशन। स्टोर, वही बात होगी ना, इनपुट लिया, स्टोर कर लिया, रिट्रीव किया, बाहर निकाला, ट्रांसमिट किया, आउटपुट बाहर निकाला। मगर कब? उसको मैनिपुलेट करने के बाद, उसको प्रोसेस करने के बाद, डाटा या कोई भी इंफॉर्मेशन। और आईएस क्या है? आईएस बेसिकली वो सिस्टम्स होते हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को आसान बना देते हैं, और यहाँ पे कम्युनिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी होती है कि आप एक कंपनी को बेहतरीन तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास डिफरेंट तरह के आईएस पाए जाते हैं। एक टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, देन वी हैव MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, देन DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और उसके साथ एक्सपर्ट सिस्टम,
साथ साथ काम कर रहा होता है और इसकी वर्किंग को चला रहा होता है। एरिया इंटरेस्टिंग है, टाइम लिमिटेड है, तो कोशिश करते हैं कि उसको लिमिटेड टाइम में कवर करें, और जहां मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें कुछ एडिशनल कंटेंट भी ऐड करूंगा ताकि कवरेज हमारी ख़राब ना हो। सर सबसे पहला काम टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। हम मिसाल लेके चलेंगे कॉलेज के अंदर एडमिशन्स की। कॉलेज के अंदर होने वाले एडमिशन्स को देखेंगे और इसको जोड़ेंगे इन तमाम नेटवर्क्स के साथ, ताकि आपको गेम समझ आ जाए कि ये सारे ऑपरेट कैसे कैसे होते हैं। थोड़ा सा हमने तरीक़ेकार भी बदला है स्लाइड्स को, ताकि आपको पूरी कहानी समझ आ जाए। वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक आईटी बेस्ड सिस्टम्स। नंबर 1 टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ऐसा सिस्टम जो कि प्रोसेस करता है क्या, ट्रांजैक्शंस को। और ट्रांजैक्शंस कौन पास करता है, आपको याद होगा, क्या स्ट्रेटजिक लोग पास करते हैं? नहीं। क्या ऑपरेशनल पास करते हैं? यस। ये वो लोग होते हैं जो कि लो लेवल पे काम करते हैं, जिनको आप नॉर्मली क्लर्क्स कह के पुकारते हैं, या अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो हम उनको बुलाते हैं फ्रंट ऑफिसर्स या एडमिशन स्टाफ। एडमिशन स्टाफ, इनका काम क्या होता है? जब बच्चा इनके पास आता है और कहता है कि सर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे एडमिशन लेना है, तो पहले तो ये बच्चे को गाइड करेंगे ओवरऑल कि सीए क्या है, पीआरसी किसे कहते हैं, कैफ किसे कहते हैं, C5 किसे कहते हैं, सब कुछ बता दिया। बच्चा फंस गया जाल में। अब उस फंसे हुए बच्चे को एनरोल करना है, उसको फॉर्म देंगे, वो डाटा फिल करेगा, डाटा इनके पास आएगा। अब वो डाटा अपने सिस्टम में एंटर करेंगे। एडमिशन स्टाफ ने डाटा फिल करवा दिया बच्चे से, और अब ये डाटा जाएगा उनके सिस्टम के अंदर। ये वो सिस्टम है जो कि उनके डेस्क के ऊपर पड़ा है। आप उसको डेस्कटॉप भी कह सकते हैं, या अगर लैपटॉप पड़ा है तो लैपटॉप भी काउंट हो सकता है। इन्होंने क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है रूटीन की ट्रांजैक्शंस। जितनी डिटेल उस फॉर्म पे ली है वही सब डिटेल उठा के पंच करनी है, टाइप करनी है अपने सिस्टम में। हम इसको प्यार से डाटा एंट्री भी कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जॉब्स आई होती हैं कि डाटा एंट्री के लिए हमें बंदा रिक्वायर्ड है। तो डाटा एंट्री, दिस इज कॉल्ड डाटा एंट्री, फिजिकल कागज से चीज़ उठा के सिस्टम में डालना। अब वो सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, सिस्टम में वो एक नॉर्मल एक्सेल की फाइल भी हो सकती है, कुछ भी। डाटा एंट्री डिस्क्राइब्स एनी ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड टू इनिशियली रिकॉर्ड डाटा इनटू अ सिस्टम। जो डाटा आप इनिशियल सिस्टम में डाल रहे हैं। अब एग्जाम्पल, सेल्स इंफॉर्मेशन, परचेज, एम्प्लॉय की डिटेल, स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन, ये सब। ये डाटा एक पर्सन एंटर करता है, एक इंसान एंटर करता है, और वो तमाम कैसे जाता है सिस्टम में? मैनुअली, टाइपिंग के थ्रू। Some TPS are more advanced and use of technology for the data entry. Example given, biometric attendance. वही कॉलेज टीचर्स की अटेंडेंस भी रिकॉर्ड करता है। तो टीचर क्या करेगा, जाएगा यहाँ पे थंब का निशान लगाएगा, टक, रिकॉर्ड हो गया। ये भी क्या है, मैनुअल टीचर ने अपना हाथ लगाया, सिस्टम ने डिजिटली रिकॉर्ड किया कि आपका एंट्री टाइम क्या है, आपका एंट्री टाइम क्या है। दिस इज व्हाट, दिस इज आल्सो अ टीपीएस। ये टीपीएस दो तरह के होते हैं। इट कैन बी बैच प्रोसेसिंग एंड इट कैन बी रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग। हो सकता है कि कॉलेज वाले साथ साथ फॉर्म्स को एंटर करें। जो फॉर्म आ रहा है, लेट्स से हम कहते हैं 3 लोग बैठे हुए हैं, ए, बी और सी। ए ने डील करना है बॉयज़ को, बी ने डील करना है गर्ल्स को, सी ने क्या करना है, जो फॉर्म प्रोसेस हो गया है, बन गया है, फाइनल हो गया है, साथ साथ वो फॉर्म पकड़े और फॉर्म को उठा के
टाइप 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 सिस्टम में डालता जाए, उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। दिस इज रियल टाइम ऑनलाइन प्रोसेसिंग। साथ ही फटाफट सिस्टम में डेटाबेस अपडेट हो रही है। मगर बैच भी होता है। बैच मतलब ए और बी है, सी नहीं है। ए बॉयज डील कर रहा है, बी गर्ल्स। पूरे हफ्ते का डाटा या पूरे महीने का डाटा एक दिन बैठ के एंटर करना, बैच प्रोसेसिंग। आप बैठे संडे को, मंडे के जितने फॉर्म्स आए में पकड़े, सिस्टम में डालती है, ट्यूसडे सिस्टम में डालती है, वेडनेसडे सिस्टम में डालती है। या मंडे की रात में बैठे जब ऑफिस टाइम खत्म हो गया और पूरे दिन की होने वाले फॉर्म्स को सिस्टम में ला के एंटर कर दिया, दिस इज बैच प्रोसेसिंग। और रियल टाइम साथ साथ आप चप 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 लगे हुए हैं, सिस्टम में डाटा फेंकते चले जा रहे हैं। दिस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, दिस इज टीपीएस, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। और ये फर्स्ट स्टेप है, दिस इज स्टेप 1। अगर यही खराब हो जाएगा ना तो फिर आप आगे सही रिपोर्ट्स भी नहीं ले पाएंगे थ्रू मल्टीपल चैनल्स। तो टीपीएस का सही होना, आप इसको सोर्स डाटा भी कह सकते हैं, दिस इज सोर्स डाटा ऑल्सो। तो इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं। आफ्टर अ वैलिड टीपीएस हमारे पास, ये बात हम लोगों ने कर ली है बैच क्या होता है, और उसके बाद हमारे पास आता है MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज स्टेप 2, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या इन फ्रंट ऑफिसर्स का कोई HOD होगा? बिल्कुल होगा। ये डाटा जो इन्होंने डाला है सिस्टम में, वो डाटा बेसिकली स्टोर हो रहा है एक डेटाबेस के अंदर। हफ्ते के एंड पे, लेट्स से हफ्ते के एंड पे या हर डे एंड के ऊपर इनका जो HOD है, जो इनका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो अपने सिस्टम पे आगे बैठता है और देखता है कि पूरे दिन में कितनी एंट्रियां रिकॉर्ड हुई हैं, कितने फॉर्म प्रोसेस हुए हैं, थ्रू द यूज ऑफ MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS is a computerized database of financial information organized and programmed in such a way that it produces regular reports of the performance of TPS. तो ये एंट्रियां पास नहीं कर रहा है HOD। HOD ने रिपोर्ट निकालनी है सिस्टम से और HOD ने उस रिपोर्ट के थ्रू देखना है कि TPS ने क्या क्या डाटा रिकॉर्ड किया है। जनरली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द अंडरलाइंग TPS। जितना TPS स्ट्रांग होगा, जितना डाटा TPS में आया होगा, उसी बेस पे रिपोर्ट बनेगी, उसी बेस पे रिपोर्ट बनेगी। तो अगर स्टेप 1 ही मेरा खराब हो जाए या स्टेप 1 में डाटा ही खराब हो या इनकम्प्लीट हो, इनएडिक्वेट हो, आपको लगता है कि ये रिपोर्ट सही से निकल पाएंगी? कभी भी नहीं। तो जनरली इट इज मोर डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांजैक्शंस ऑफ TPS। MIS प्रोवाइड करेगा मैनेजर विद द रिपोर्ट्स ऑफ द करंट परफॉर्मेंस, करंटली क्या है और हिस्टोरिकल बेस पे क्या था। यानी कि लेट्स से ये बंदा बैठा है वेडनेसडे को, तो ये मंडे ट्यूसडे का डाटा हिस्टोरिकल हो गया, ये करंट हो गया, और फोन करके पूछेगा कि भाई कल का कितना डाटा है जो कि प्रोसेस होने वाला रहता है, तो वो आपकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग एट मैनेजरियल लेवल। अब इसको पता है कि लेट्स से PRC 5 की क्लास में हमारे पास 60 से ज़्यादा सीट्स नहीं है, फ्रंट ऑफिसर्स ने अभी तक 55 एडमिशंस कर लिए हैं, तो ये कॉल करेगा और बोलेगा या ईमेल करेगा और बोलेगा कि भाई अगले हफ्ते में 4 से ज़्यादा एनरोलमेंट्स ना करना, 59 पे लाके बैच बंद कर देना, क्योंकि कभी कभी एक आधा बच्चा ऐसा निकल आता है जो कि रेफरेंस बेस्ड होता है, उसको डालना ही पड़ता है, तो हमें उसके लिए भी क्वेश्चन मेंटेन करना पड़ता है। जस्ट एक मिसाल दे रहा हूँ। तो
प्लानिंग, कंट्रोलिंग और डिसीजन मेकिंग ये कौन करेगा? एट मैनेजरियल लेवल आपका एचओडी कह लें या उसको, उस एरिया का एरिया मैनेजर बोलना। इसका फोकस इंटरनल है, ये अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को लेकर चल रहा है। टॉप मैनेजमेंट कैन मॉनिटर द कंपनी एज अ होल। ये बेसिकली डील कर रहा है अपने इंटरनल डिपार्टमेंट को, और ये आगे अपने इस सिस्टम की बेस पे रिपोर्ट देगा किसको? टॉप मैनेजमेंट को, और वो उसकी परफॉर्मेंस को आगे इवेलुएट किया जाएगा। ये बेसिकली एक्चुअल डाटा, प्लान डाटा, क्या होना था, कितना हो गया है, कब होगा, कितना रह गया है, ये सारी बातें कौन करता है? MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन द थर्ड स्टेप, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। स्टेप 3 कहानी है। स्टेप 3 इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS। डाटा शुरू कहां से हुआ था? TPS से। कहां पर आ गया? MIS। अब MIS से आगे इस HOD के ऊपर का एक लेवल का बंदा बैठा होगा। अब देखते हैं। DSS इज बेसिकली मोर एनालिटिकल टूल देन थ्योरेटिकल टूल। इसमें ग्राफ्स होंगे, इसमें मॉडल्स होंगे, इसमें टैबुलर फॉर्म में चीजें आएंगी, इसमें चार्ट्स बनेंगे, फ्लो चार्ट्स आएंगे, पैनल्स बने होंगे, डैशबोर्ड टाइप बना होगा। DSS टेक्निकल लेवल के लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन्होंने ये देखना है कि इस क्लास से कितना रेवेन्यू आया। अब अगर आप देख रहे हैं कि भाई कितने बच्चों ने डाटा फिल किया है, सब कुछ हो गया, एवरेज फी कितनी है, एवरेज नंबर ऑफ डेज पढ़ाने वाले कितने हैं, टीचर कौन सा है, उस टीचर की परफॉर्मेंस कैसी है, उस क्लास की परफॉर्मेंस कैसे है, तो ये रियल टाइम सिस्टम हैंडलिंग है। आप डिफरेंट फॉर्मूलाज लगा लें, इक्वेशंस लगा लें, मैथमेटिकल मॉडल लगा लें, स्टैट्स लगा लें, ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा? DSS के ऊपर, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के ऊपर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। यूज़र जो है वो अपनी क्यूरीज, वेरिएबल्स तमाम तर एक मॉडल के थ्रू ऑपरेट करता है और ये बताता है कि क्या चीज़ बेहतर है, फ़ायदे में है, क्या चीज़ हक में नहीं है, क्या मुझे एक नया बैच लॉन्च करना चाहिए या नहीं, क्या मुझे इस टीचर से पढ़ाना चाहिए या नहीं, टीचर की परफॉर्मेंस क्या है लास्ट टाइम वर्सेस करंट टाइम। तो ये सारी बातें, डाटा मैनेजमेंट, मॉडलिंग सॉफ्टवेयर और डिफरेंट तरह के स्प्रेडशीट पैकेजेस, स्प्रेडशीट कहते हैं एक्सेल की फाइल्स को, तो ये इस्तेमाल होती हैं फॉर दिस डिसीजन मेकिंग। अगेन मैं बता दूं डिफरेंस क्या है, इट इज़ मोर एनालिटिकल टूल। इक्वेशंस, फार्मूलाज, रियल टाइम प्रोसेसिंग के थ्रू ये काम हो रहा होता है, इंटरेक्टिव ज़्यादा होता है और आप अपनी अजम्पशंस को चेंज फौरन कर सकते हैं थ्रू DSS। एंड द लास्ट इज वी हैव EIS, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्टेप 4। अब कहानी चली गई है प्रिंसिपल के पास। Now principal will have to decide कि कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी क्लासेस हैं, कौन क्या क्या पढ़ा रहा है, कितने बच्चे आ चुके हैं। प्रिंसिपल ने हर चीज़ देखनी है, तो उसके पास एक बड़ा डैशबोर्ड आ रहा होगा जिस पर लिखा होगा PRC, CAF, CFAB। उसने PRC पे क्लिक किया, लिखा आ गया PRC 1, PRC 2, 3, 4, 5। PRC 5 पे किया क्लिक तो नीचे टीचर्स आ गए, टीचर A, टीचर B, टीचर C, टीचर D। टीचर B पे क्लिक किया, नीचे बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4। बैच 2 पे क्लिक किया, बैच 2 में क्या देखना चाहते हैं? बच्चों के नाम यानी कि डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्कशीट्स, परफॉर्मेंस, क्लासेस, लेक्चर्स कितने कवर हो गए हैं। तो जो जो बातें आप ड्रिल डाउन करके देखना चाहते हैं वो कौन आपको दिखाएगा? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली यहाँ से यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे, फिर आगे यहाँ पे डाटा फ्लो करता चला आ रहा है और यहाँ पे प्रिंसिपल ने देखना है कि भाई एक वेरी रैपिड एक्सेस के थ्रू कि मेरा टीचर या मेरी क्लास या मेरी मैनेजमेंट कैसे और कहाँ तक अपनी परफॉर्मेंस को लेके चल रहे हैं। तो ये जजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, एम्फसिस के लिए उसको एक डैशबोर्ड मिल जाता है, एक रंगीन सा यूज़र एंड मिल जाता है, एक उसको UI मिल जाता है जिसके थ्रू वो चीज़ों को चेक कर सकता है बड़े ही आसानी के साथ। तो दिस इज एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं
वेरियस कंपोनेंट्स को उस डैशबोर्ड के अंदर, ताकि आप छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी वहाँ से निकाल सकें। फिर इस सब के बैकएंड के ऊपर एक सिस्टम काम करता है, एक्सपर्ट सिस्टम, और आजकल आपको पता है चैट जीपीटी इसको रिप्लेस कर चुका है। यानी कि हर वो चीज़ जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं है मगर वो सिस्टम एक्सपर्ट है, इट इज़ डेटाबेसेस ऑफ एक्सपर्ट्स नॉलेज, जिससे आप पूछ के एडवाइस ले सकते हैं और अपनी डिसीजन मेकिंग को बेहतर कर सकते हैं। नॉलेज बेस, रूल्स और यूआई, इजी इसकी मिसाल है चैट जीपीटी। जब आप इसको जाके खोलते हैं तो आप उसको डाटा प्रोवाइड करते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ बना के दो, वो उसी लम्हे आपको उस तरीके की चीज़ बना के देता है। और अगर आपको एतराज़ है तो आप उसको दोबारा से कमांड भी दे सकते हैं। तो अगेन एआई है, अब आपको उसको इस्तेमाल ज़रूर करना आना चाहिए। एक्सपर्ट सिस्टम की बहुत ही जो प्यारी मिसाल है दैट इज़ चैट जीपीटी। फिर इफ यू टॉक अबाउट सम ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, तो हमारे पास 1, 2 और 3 आपको याद होगा STO, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। सर इस इंफॉर्मेशन में डाटा कहाँ से आता है? थ्रू TPS। TPS जो है बेसिकली वो इस लेवल पे काम करता है। उसके बाद टैक्टिकल MIS और DSS, एंड देन स्ट्रेटेजिकली कौन काम करता है? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, या आप उसको एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी कह सकते हैं। इट टेक्स डाटा फ्रॉम MIS एंड DSS और उसको उस फॉर्म में लेकर आता है जिस फॉर्म में यूज़र इसको पसंद कर रहा होता है। तो हमने कम टाइम में इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। ऑल्दो भी हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स और इसके अलावा कुछ और बातें जो कि इतनी खैर इंपॉर्टेंट नहीं है वो रह गई हैं, बट स्टिल चूँकि कोर्स का पार्ट है तो उसको हमने कंप्लीट कवर भी करना है। तो होगा क्या, इस क्लास के साथ एक और क्लास लगी होगी जिसमें ये तमाम बातें जो कि रह गई हैं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स वो होंगी और आप ये चैप्टर को कम्प्लीटली कवर कर सकेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जो TPS वाली बातें हैं सारी, इसकी एक और क्लास डाल दूँ बीच में जिसमें सारी बातें ज़्यादा डिटेल में कवरेज हैं, बोर्ड के ऊपर है, ताकि आपको ये बात मज़ीद और अच्छे वे में समझ आ जाए। ठीक है जी, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। बैच प्रोसेसिंग चाहे रियल टाइम में करें, यानी कि जो ट्रांजेक्शन जिस टाइम पे हो रही है उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड करें, या ऑनलाइन ये रिकॉर्ड कर रहा होता कौन? TPS। ये ऑपरेशनल लेवल के ऊपर चलता है। किस लेवल पे चलता है? ऑपरेशनल लेवल पे चलता है। कभी आप लोग किसी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर पे गए हो तो वहाँ पे आप ट्रॉली भरते हैं पहले सामान की, और वो सामान की ट्रॉली आप लेकर आते हैं काउंटर पे। काउंटर पे एक भाई खड़े होते हैं, आपसे सामान रिसीव करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसका बारकोड, और साथ साथ सिस्टम में एंट्री पास कर रहे होते हैं। होता है ऐसा? वो जो उस काउंटर में सिस्टम लगा ना, दैट इज TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि कंप्यूटर के अंदर, डेटाबेस के अंदर इनपुट डाल रहा है कि ये बिक गया है, ये बिक गया है, ये बिक गया है, और ये भी बिक गया है, और कस्टमर के लिए क्या जनरेट करके दे रहा है? बिल। दिस इज TPS, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। एक रोजमर्रा की मिसाल लेते हैं। इस क्लास के अंदर अगर मैं कहूं कि हमने अटेंडेंस लेनी है डेली बेस पे, 30 दिनों की अटेंडेंस लेनी है, तो CR भाई उठेंगे, उनके हाथ में कागज़ होगा, वो रोस्टर में आएंगे, हर बच्चे का नाम पुकारेंगे और उस कागज़ पे मार्क करते जाएंगे। CRR नंबर XYZ प्रेजेंट है, टिक लगा दिया। CRR नंबर ABC प्रेजेंट है, टिक लगा दिया। ये काम डेली बेस पे पूरा महीना इन्होंने करना, और हर दिन का कागज़ इन्होंने देकर आना है किसको? मैनेजमेंट को, फ्रंट ऑफिस में।
कि भाई आज के दिन की अटेंडेंस क्या है, ये रही, क्लास में 4 बच्चे एब्सेंट हैं और बस के अलावा सारे बच्चे मौजूद हैं। नेक्स्ट डे भी ये काम किया, उस नेक्स्ट डे भी ये काम किया, उस नेक्स्ट डे भी ये काम किया। डेली बेस पे क्लास खत्म होने के बाद ये कागज़ उठा के देख जाते हैं किसको, फ्रंट ऑफिस में। फ्रंट ऑफिस के पास कागज़ आ गया, सामने क्या लिखा है वो छोड़ दें, फ्रंट ऑफिस के पास कागज़ आ गया। अब फ्रंट ऑफिस ने वो एंट्री रिकॉर्ड करनी है डेटाबेस के अंदर, सिस्टम के अंदर। तो फ्रंट ऑफिस आपकी क्लास की डेटाबेस खोलेगा और उसमें जाके टिक कर रहा होगा कि आज ये बच्चा आया, कल ये बच्चा नहीं आया था। जो अटेंडेंस भाई ने मार्क की है फिजिकली, उसको वो कन्वर्ट कर देगा किसके ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर। दिस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। क्रिकेट मैच जो होता है उसमें अगर आप लोगों ने कभी खेला हो स्कोर कार्ड के साथ, तो एक भाई बाउंड्री पे बैठ के लिखता है कि इस बॉल पे दुखी है, इस बॉल पे छक्का पड़ा है, इस बॉल पे 4 स्कोर है, इस बॉल पे आउट हुआ है। वो जो एंट्री पास कर रहा है वो क्या है, ट्रांजैक्शन टीपीएस। वो क्या है, आप जो टी अकाउंट्स बनाते हैं, उन टी अकाउंट्स के अंदर जो आप डेबिट क्रेडिट की एंट्री पास करते हैं, वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये ऑपरेट करता है ऑपरेशनल लेवल पे, यानी कि इसको लो लेवल स्टाफ चलाता है, इसको लो लेवल का स्टाफ चला रहा होता है। ये सारी ट्रांजैक्शंस जो टीपीएस में जाती है अल्टीमेटली आगे जा रही होती है किसके अंदर, एमआईएस के अंदर। अच्छा, इसका भी पूरा नाम यही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। दिस इज बेसिकली अ डेटाबेस जिसके अंदर तमाम तर ये चीजें फ्लो करके जाती हैं और ये तमाम ट्रांजैक्शंस को अपने अंदर महफूज रखता है, सेव रखता है, ताकि कल को डीएसएस को आगे पास ऑन कर सके। ये इसकी समरी बना देता है। क्या बनाता है, समरी इन फॉर्म ऑफ टेबल्स। ये इसकी समरी बनाता है। इन्होंने क्या किया, टीपीएस वालों ने डेली बेस के ऊपर कागज पकड़े, 30 कागज हैं ये, हर दिन का कागज आता है सिस्टम के अंदर। यहां पे आगे कहानी, इसने एक कागज निकालना है जिसके अंदर हर बच्चे का नाम आ रहा होगा और आगे लिखा आ रहा होगा कि वो कितने नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट रहा है और कितना एब्सेंट रहा है। मगर ये कागज कब बनेगा, जब पीछे उसको इन 30 कागजों की सपोर्ट होगी। ये क्या है आपका एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसको इस्तेमाल करते हैं टैक्टिकल लोग। कौन से लोग, टैक्टिकल मैनेजर्स। इसको भी और इसको भी, इसको भी और ये किसके अंडर आते हैं, टैक्टिकल मैनेजर्स के अंदर। ये वो लोग हैं जो कि ऑपरेशनल से थोड़े से ऊपर होते हैं, और ये आप समझ लें कि एचओडी टाइप्स। हाँ, दीज आर एचओडी टाइप्स लोग। डाटा शुरू कहाँ से हुआ, टीपीएस से, आया किसमें, एमआईएस में। एमआईएस में उसकी डेटाबेस बन गई जिसके अंदर डेली बेस की तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती जा रही हैं, कोई बात नहीं। और इसने एक समरी बना दी एक सिंगल कागज के ऊपर। अगर इस कागज के ऊपर मैं कोई ग्राफ्स बनाऊं या कोई चार्ट्स बना दूं जिससे मैं एनालाइज कर सकूं या अपनी डिसीजन मेकिंग कर सकूं, दिस वुड बी कॉल्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। दिस विल बी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मेरी डिसीजन मेकिंग में क्या कर रहा है,
हेल्प कर रहा है। ये भी डेटाबेस ही है, ये भी क्या डेटाबेस। इस पर इसमें क्या फ़र्क है प्रेजेंटेशन का, इसमें ग्राफिकल है और इसमें क्या है नैरेटिव ज़्यादा। बात वही है कि सभी जो है लेट सपोज 18 दिन प्रेजेंट रहा है और 5 दिन उसने छुट्टी की है, यही चीज़ यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में होगी कि 18 दिन प्रेजेंट रहा है और 5 डेज। बात वही है मगर एक शक्ल उसकी हमने चेंज कर दी। फिर अल्टीमेटली ये जाता है किसके पास, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब नाम से जाहिर है एग्जीक्यूटिव, इसको स्ट्रेटजिकल लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको कंपनी के ओनर्स इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह का डैशबोर्ड होता है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स आ रहे होते हैं, डिफरेंट बटन्स आ रहे होते हैं, जिसको आप असेस करके ड्रिल डाउन कर सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं, एक एक इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये मन चाहिए आपको रिपोर्ट्स बना कर देता है। क्रिकेट मैच की मिसाल ले लेते हैं, ये जो आप देखते हैं मैच के नीचे लाइव स्कोर कार्ड आता है, ये इन चारों में से कहाँ पे आएगा? क्या ये MIS है, DSS है, EIS है या TPS है? जो नीचे स्कोर कार्ड आता है यहाँ पे वो DSS है। अच्छा, ओवर खत्म होने के बाद एक और स्कोर कार्ड आता है, बैटिंग स्कोर कार्ड या बॉलिंग स्कोर कार्ड, वो कहाँ पे आएगा? वो MIS है। वैगन व्हील क्या होती है कि एक बैट्समैन ने किस साइड पे शॉट्स के मारी हैं, वो कहाँ पे आएगा? वो DSS में आएगा। बॉल बाय बॉल अपडेट्स कहाँ पे आएंगी? TPS पे आएंगी। बॉल बाय बॉल चलना है। अच्छा, ये जो आपका DLS मेथड होता है ये कहाँ पे आएगा? बारिश वाला ये आप सॉल्व करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या लेना है फैसला, हमने कितने टाइम में कितने रन्स को चेस करना है। अच्छा, अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि श्रीलंका के अंदर हमारे कौन से बैट्समैन ने पिछले 10 साल में कैसा परफॉर्म किया है, अब PCB के पास तमाम का डाटा तो होगा, तो वो कैसे वेरीफाई करेगी? कैसे एक सिलेक्शन कमेटी बंदे चूज करती है ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस? क्या वो MIS के थ्रू करेगी, DSS के थ्रू करेगी या EIS के थ्रू करेगी? दिस विल बी अ मिक्सचर ऑफ DSS और EIS। अच्छा, पार्टनरशिप जो एक और ग्राफ बनता है मैनहट्टन ग्राफ, या पार्टनरशिप का जो एक ग्राफ बनता है कि दो पेयर ने इतना स्कोर किया है इतने ओवर में, वो कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे ग्राफिकल आए वो एक ग्राफिकल बनती है, दैट वुड बी DSS। आपका ट्रायल बैलेंस कहाँ पे जाएगा? ट्रायल बैलेंस MIS में जाएगा ट्रायल बैलेंस। TPS में तो आपकी एंट्री गई है ना। फाइनेंशियल्स कहाँ पे जाएंगे? एंड पे फाइनेंशियल्स आएंगे यहाँ पे। एक ओनर है, उसने देखना है कि उसके कितने कैंपस चल रहे हैं पाकिस्तान में, और हर कैंपस की डिटेल उसको चाहिए कैश की, कितना कैश आया, कितना कैश गया है, कितना खर्चा हुआ है, कितने बच्चे पास हुए हैं। तो वो इन चारों में से कौन सा सिस्टम खोल के बैठा होगा? ओनर, एंड वाला EIS। फिर इन सब के साथ चलता है एक एक्सपर्ट सिस्टम। आजकल समझाना आसान है, एक ऐसा सिस्टम जो कि आपकी वहां पे हेल्प करता है जो टेक्निक आप पोजेस ही नहीं करते। इससे मैं कल पूछ रहा था कि यार स्मोक के लिए मुझे कोई
दवाइयाँ सजेस्ट करो, और इसने मुझे कोई 60-70 दवाइयाँ विद इन 2 सेकंड्स निकाल कर दे दी। ये कुछ भी कर सकता है, ये जादू है क्या क्या चीज़? मकसद हमेशा इस्तेमाल करना नहीं होता, मकसद उसकी परफॉर्मेंस की भी चेकिंग होती है। तो दीज आर सम ऑफ द सिस्टम्स जो कि इम्प्लीमेंट होते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, जिससे आप रिपोर्टिंग जनरेट कर सकते हैं। आइए ज़रा अब इसको देखते हैं। पेज 7, TPS, Transaction Processing. A TPS performs, records and processes routine transactions. आपने अक्सर सुना होगा कि यार डाटा एंट्री की जॉब आई हुई है, सुना कभी? तो ये डाटा एंट्री की जॉब क्या होती है? TPS। आपने डेली बेस पे सिस्टम के अंदर डाटा इनपुट करना है। Data entry describes any of the techniques used to initially record data into a system. आप सिस्टम में डाटा फंक्शन करते हैं, दैट कैन बी ऑफ सेल्स, परचेजेस, नए एम्प्लॉय की डिटेल्स, या अपडेट करते हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय की डिटेल्स। आपका नाम, जो हम आपसे फॉर्म फिल करवाते हैं, वो फॉर्म फिजिकल होता है, उस फिजिकल फॉर्म को हम उसके बाद कहाँ डालते हैं? सिस्टम के अंदर। तो वो क्या है? TPS। वो भी क्या है? TPS। और अगर बाद में उस फॉर्म के अंदर कोई नाम शाम चेंज करना हो, कोई आपने एड्रेस वगैरह चेंज करना हो, तो आपके उसी फॉर्म को खोल के उसको ही एडिट किया जाता है, वो भी क्या है? TPS। डाटा कुड बी एंटर्ड मैन्युअली बाय पर्सन कीइंग द इंफॉर्मेशन इन। डाटा जो है वो आप टाइप करके डालते हैं कहाँ पे? उस सिस्टम के अंदर। कुछ TPS ज़्यादा एडवांस्ड हैं, जस्ट लाइक बायोमेट्रिक अटेंडेंस। देखा कभी वो मशीन पे अंगूठा लगाओ तो वो आपका आने का टाइम और जाने का टाइम नोट करती है, दैट इज व्हाट? TPS। यहाँ पे होल्ड करके आगे चलते हैं, वापस आएंगे फिर इस पेज पे। नेक्स्ट इज MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैंने आपसे अभी क्या एक बात की थी? इट इज अ डेटाबेस। मैनुअल नहीं, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। सर MIS इज अ computerized database of financial information organized and programmed in such a way that it can produce your regular reports. Basically ये क्या है? डाटा यहाँ पे पंच इन हुआ, पंच इन होकर आगे किया, इट बिकम्स अ डेटाबेस। और अब इस डेटाबेस में से हम लोगों ने क्या निकालनी है? डिफरेंट समरीज। जनरली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन TPS। अगर यहाँ पर एंट्रियाँ ही गलत हो जाएं तो क्या कभी मेरे पास सही रिजल्ट आएगा? नहीं। तो ये डिपेंड कहाँ पे करती है? TPS पे। दे डिपेंड अपॉन अंडरलाइंग TPS फॉर देयर data accuracy. MIS provides manager with reports and often online access to organizations current performance and historical. अब ये डेटाबेस है, इसमें आज का डाटा भी है, कल का भी होगा, परसों का भी होगा, 5 साल पुराना भी होगा, 10 साल पुराना भी होगा। दैट वुड बी हिस्टोरिकल डाटा। तो करंट तो है ही है, साथ साथ अच्छा ये क्यों होगा? क्यों जरूरत पड़ेगी? इतना डाटा पुराना क्यों रखा होगा? क्या वजह होगी? क्या वजह होगी? कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन के लिए। हमेशा करंट डाटा को हिस्टोरिकल के साथ क्या किया जाता है? कंपेयर किया जाता है। हिस्टोरिकल क्या है? आपका माजी। करंट क्या है? मौजूदा। और बजटेड क्या होता है? एस्टिमेटेड, जो कि फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो इनको आपस में कंपेयर करने के लिए ये तमाम डाटा सिस्टम के अंदर इनपुट किया जाता है, जो कि आपको अल्टीमेटली वो ESS के अंदर हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग। MIS का फोकस
इंटरनली है या एक्सटर्नली है? इंटरनली है। और टॉप मैनेजमेंट कैन मॉनिटर द कंपनी एज अ होल, ऊपर के लोग बैठ के एक तायराना निगाह से देख सकते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। DSS, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। A DSS is a set of related computer programs। अच्छा, इसमें और MIS में क्या फर्क था? ग्राफिकल का, ग्राफिकल प्लस एनालिटिकल। इसमें आप रेशोज और इस तरह की बातें करते हैं, मैथ के मॉडल, इक्वेशंस, फॉर्मूलाज, ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? DSS के अंदर। इन दोनों में से ज़्यादा इंटरेक्टिव कौन सा होगा, ज़्यादा देखने में अच्छा कौन सा होगा? DSS। अब पढ़ते हैं। DSS have more analytical power than the MIS। DSS असिस्ट करता है मैनेजर्स को एट टेक्निकल लेवल व्हेन दे रिक्वायर्ड टू मेक इंटेलिजेंट गेस। ये फॉर्मूलाज, इक्वेशंस के ऊपर चलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है, डिफरेंट मॉडल्स, अजम्पशंस। आप इससे कोई भी सवाल पूछें, आप उसको पूछेंगे भाई मुझे बताओ कि शाहिद अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ किस मैच में कितने रन स्कोर किए थे, वो आपको उसका ग्राफ बना कर देगा। मगर क्यों? उसके पीछे क्या है? MIS। और उसके पीछे क्या है? अगर किसी डाटा एंट्री वाले ने किसी भी मैच का स्कोर गलत एंटर कर दिया तो सारे स्टैट्स हिल जाएंगे। तो मेन कहानी शुरू कहाँ से हुई है? DPS से। जितना एक्यूरेट ये होगा उसी से हम सही नतीजों तक पहुंचेंगे। हाँ, ये इंटरेक्टिव है ना, इट कीप्स ऑन मूविंग। ये लाइव होता है, ये लाइव होता है, मगर ये एक डेटाबेस है जो कि बैक एंड के ऊपर खड़ी हुई है। सपोर्ट किसको कर रही है? DSS को। हाँ, नहीं आप चेंज कर लें, आप उसको कोई भी ग्राफिकल फॉर्म दे सकते हैं, किसी भी तरह के दे दें। अच्छा जी, फिर एंड पे क्या है? EIS। ये ओनर्स के लिए जिनके पास इतना टाइम नहीं है, मगर उनके पास क्या है? पैसा। और उस पैसे से ये सॉफ्टवेयर परचेज किया जाता है। घर बैठे मोबाइल से वो लोग देख रहे होते हैं कि कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितनी सेल्स हो गई हैं, कितनी प्रोडक्शन हो गई है, क्या खर्चा हो रहा है, इंतज़ामिया क्या कर रही है, कौन किस टाइम पे क्या काम कर रहा है, इनवर्ड क्या है, आउटवर्ड क्या है, कितना कैश आ रहा है, कितना बैंक से बैलेंस जा रहा है, चेक्स अप्रूव कौन से हो गए हैं, चेक कैश कौन से हो गए हैं। सिर्फ घर बैठे अगर आपने देखना हो तो दैट वुड बी एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। जिनके पास मल्टी काम है करने के लिए, मल्टीपल फैक्ट्रीज हैं, मल्टीपल यूनिट्स हैं, और वो हर जगह पे विजिट नहीं कर सकते हैं, तो वो किस चीज़ का सहारा लेंगे? एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम का। जिस तरह आपकी मोबाइल ऐप्स होती है ना, आप उसी तरह की ऐप्स होती हैं। आपने ऐप खोली, वहाँ पे लिखा हुआ जनाब आपने आज की सेल देखनी है या कल की सेल देखनी है, हमें बताया आपको किस टाइम से लेके किस टाइम तक की सेल दिखाई जाए। आपने वो डाटा उसमें पंच इन किया, उसके बाद वो सारा रिकॉर्ड आपके सामने उठा के ले आता। किसके पास मिज़ान की बैंक मिज़ान ऐप है? नहीं, ऐप मोबाइल में किसी और बैंक की हो, जैज़ कैश की हो, नया पे की हो, सादा पे की हो, ज़रा खोलिए, ज़रा खोलें। किसकी है? साथ साथ मैं भी खोलता हूँ। जैज़ कैश है तो खोलो फिर। सेंड नहीं करने पैसे आपको, मैंने चारों बताया, एक दफा शो करनी वहां से। एक ऐसी कॉमन बताएं जो आप सबके पास हो और वो मेरे पास भी है। जैज़ कैश आप में से किसी के पास है? इजी पैसा है? नहीं है? आपके पास कौन सी है? उसके अलावा कुछ भी नहीं है? रिश्ता भरोसे का
बर वक्त ऐप लोन वाली। चलें, आप एचबीएल खोलें, हम जैज़ कैश खोलते हैं। जब आपने अपनी ऐप खोली है ना, आपके सामने एक स्क्रीन आई होगी जिस पर लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, लॉगिन डिटेल्स, अमाउंट आ रही है। ये एक डैशबोर्ड है। आपको ऐप खोलते साथ ही मुख्तलिफ चीजें बताई गई हैं। अच्छा, क्यों? बिकॉज इस वक्त आप अपने अकाउंट के कौन है? ओनर। आप अपने अकाउंट के कौन है? ओनर। आप जरा जाइए अपनी जैज़ कैश वाले, जाइएगा माय अकाउंट्स में और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर, और आप जाएं जो आपके पास रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ट्रांजैक्शन वाले। गए आप? ये देख रहे हैं एक ग्राफिकल फिगर आ रही है, दिस इज व्हाट DSS। ये आपको दिए शो कर रहा है कि कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे गए हैं, कितना खर्चा हो रहा है, कितने खर्चे आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये कैसे बना होगा? हेलो, ये बना कैसे होगा? इसके पीछे जितनी ट्रांजैक्शंस आपने की हैं, जो आपने खर्चे किए हैं, जो आपको पैसा आया है, उसका रिकॉर्ड आया। वो रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हुआ, इसने ग्राफिकल बनाया, और फ्रंट एंड पे आपको क्या शो हो रहा है? एक सामने डैशबोर्ड। अच्छा, ये डैशबोर्ड के अंदर और बहुत सारी ऑप्शंस आ रही हैं कि आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, आपने बिल्स की पेमेंट करनी है, बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना है, मोबाइल का पैकेज करना है। ये सब इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है आपको? दिस इज द डैशबोर्ड। जस्ट एक प्रैक्टिकल मिसाल है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ का। ऑल्दो एक मजे की बात बताऊं, सेम बात है, बिल्कुल सेम बात है। एक दफा आपने दोबारा भी पढ़नी है, सेम बात है। C5 कैफ में चक्कर ही कोई नहीं है, इतनी बड़ी जंप है, तो वहां पर जाके आपको शायद ये बात याद आ जाए। सर आए जरा, वापस आए पेज नंबर 9 पे। अब पढ़ते हैं EIS। EIS is a computer-based system that serves information that is needed by various top executives। अब आपका अकाउंट, आप उस अकाउंट के लिए कौन है? एक एग्जीक्यूटिव। आप उसके कौन है? ओनर। And EIS incorporate both internal and external data and tends to be more forward-looking rather than historical based। EIS कहता है कि मुझे बताओ मैंने फ्यूचर में क्या करना है, मगर पिछले वाले ये करते हैं कुछ चीज़ों को कंपेयर, ये फॉर हिस्टोरिकल कंपैरिजन, और ये करंट और आगे फ्यूचर की तरफ जाता है। ये रैपिडली एक्सेस करता है इंफॉर्मेशन को। जैसे ही आपने लॉगिन किया, फौरन से आपके सामने उसने वो डिटेल शो कर दी। आपको डिफरेंट रिपोर्ट्स की एक्सेस मिल जाती है। फिर अगर आप चाहें तो आप ड्रिल डाउन करें कि किस दिन मैंने कितने पैसे खर्च किए थे, आप यहां से बैक सफर करते हुए TPS तक पहुंच सकते हैं। नॉर्मली ग्राफिकल होता है, इसका यूजर इंटरफेस हाईली इंटरेक्टिव होता है और आपको एग्जीक्यूटिव समरीज दे रहा होता है। सर इतना पढ़ लीजिएगा, ज़रा मुझे बताइएगा किसी लाइन में, किसी पॉइंट में अगर कोई बात रह गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव अराउंड 8 मिनट्स। TPS MIS जितना अभी तक मैंने बोला है, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं। पेज 7 इन ब्लॉक से ऊपर, पेज 8 पे सिर्फ MIS, पेज 9 पे DSS और EIS। फिर बाकी बातें करते हैं।
कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी वापस आए, पेज 7 पे आइएगा। सर ये जो डाटा एंट्री है ना टीपीएस वाली, इट कैन बी डन इन 3 वेज। सुन लें, इट कैन बी डन इन 3 वेज। पहली ऑप्शन ये होती है कि रोज का काम रोज किया जाए। तो पेज 8 पे आए, पेज 8 पे, दिस इज कॉल्ड रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम, रोज का काम रोज। हर ट्रांजैक्शन को बैच ना बनाया जाए, बल्कि जो जो कागज जैसे जैसे आए वैसे वैसे सिस्टम में डाल दिया जाए। इससे क्या होता है कि जो आपकी मास्टर फाइल्स हैं, जो आपकी डेटाबेस है, वो साथ साथ हमेशा अपडेटेड रहती है। अगर आप बैच बना के चलेंगे और कहेंगे कि सर मैंने हफ्ते के बाद सारी एंट्रियां करनी है, तो वो उस पूरा हफ्ता वो मास्टर फाइल कभी भी अपडेट नहीं होगी, वो एक ही दफ़ा फिर अपडेट होगी वीक के एंड पे। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसका फायदा क्या है? इट कीप्स द इंफॉर्मेशन मोर अप टू डेट। डाटा को आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ, ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ देख सकते हैं। अच्छा जी, मगर ये क्या है? कॉस्टली। एक बंदा डेली बैठ के महीने के 30 दिन बैठ के एंट्रियां कर रहा है, तो उसने 30 दिन आना है, उसको 30 दिनों के पैसे पे करने पड़ेंगे। इट वुड बी कॉस्टली। और ये हार्डवेयर कैपेसिटी, अब एक सिस्टम भी उसके लिए 30 दिन के लिए बाउंड है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। मगर बैच में क्या होता है? सर बैच में ये होता है कि हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम कहते हैं कि हम इसको जोड़ के एक बैच बना के एंट्री करेंगे, जिससे हम सिस्टम्स को भी वीक में 1 डे इस्तेमाल कर रहे होंगे, वो बंदा भी वीक में एक ही दिन आएगा, तो हमारी कॉस्ट कट डाउन हो जाती है। सो लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड, लेस देयर वुड बी प्रोसेसिंग पावर, एंड इट इज़ रिलेटिवली ईजी एज कंपेयर टू रियल टाइम प्रोसेसिंग। अच्छा, उसके बाद एक और ऑप्शन होती है कि आप फिजिकल ना बुलाएं, ऑनलाइन काम करा लें। ये जो आप एटीएम पे जाते हैं कैश निकालने, आपने कार्ड डाला, मशीन ने आपके पैसे निकाल कर दे दिए। आपका कार्ड डालना, उसमें एंट्री पास करना, अमाउंट पास करना, उसका पैसे निकाल कर देना, व्हाट इज़ दिस? टीपीएस। मगर क्या उस वक़्त उस कमरे में कोई इंसान मौजूद है? नहीं, वो एक मशीन खड़ी हुई है। मगर उसने क्या एंट्री पास कर ली है? कर ली है। वो एंट्री उसने ऑनलाइन रिकॉर्ड कर ली है। तो इक्विपमेंट दैट ऑपरेट्स अंडर कंट्रोल ऑफ अ सेंट्रल कंप्यूटर बट टिपिकली डिफरेंट फ्रॉम अ लोकेशन। कोई इंसान नहीं है, आप किसी भी मशीन में जाके कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं, फ्लाइट को बुक कर सकते हैं, बैंक से पैसे निकाल सकते हैं। दैट वुड बी ऑनलाइन प्रोसेसिंग। तो सर टीपीएस के अंदर हमारे पास बैच प्रोसेसिंग आ जाती है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग है और रियल टाइम प्रोसेसिंग है। इसके अलावा और कोई बात मुझे यहाँ पर तो नज़र नहीं आ रही है। MISP हो गया, DSSP हो गया, ESP हो गया। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं कुछ वीडियोस 1 या 2 वो मैंने होल्ड की हुई है, स्पेसिफिकली होल्ड की हुई है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके स्कोप से थोड़ी सी ऊपर है। कहते तो मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, आपको वो भी मिल जाएंगे आज। और आपको एक आधी वीडियो मैं दूंगा इन सिस्टम्स की, जो कि ज़्यादा डिटेल्ड होगी और आपको मज़ीद उसकी कवरेज करवा दी होगी, वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा आज इंशाल्लाह ताला। डन? कोई सवाल, कोई मसला, कोई परेशानी? आपके पास 9 पेजेस हो गए हैं इन नोट्स पे। यू हैव 9 पेजेस और आपने ये 9 सफ़े तैयार करने हैं। 9 नहीं, 10। कल हमारी ख़त्म हो जाएगा।